नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीटेट का पॉलिटिकल साइंस। पेपर 2 के लिए हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान। इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, जो हमारे एग्जाम में पहला टॉपिक आता है वो है भारत में विविधता। इसके ऊपर दोस्तों 2019 में 3 नंबर के क्वेश्चन और 2018 में 2 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इस वजह से हमने इसके ऊपर एक थ्योरी का टॉपिक लिया और हमने खुद के नोट से हमने ये तैयार किया है। तो जिसे भी पीडीएफ वगैरह चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके अलावा जितने भी नए लोग हैं जो हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं सीटेट क्रैक करने के लिए, दोस्तों सब कोई जो है वो सीटेट क्रैक करने के लिए अलग अलग तरकीबें बताता है, लेकिन हम आपसे हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी और उसे ठीक से समझा तो आपका जो सीटेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा और उसमें आपके 100 से 140 नंबर आराम से आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में विविधता। विविधता का क्या मतलब होता है? विविधता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप से भिन्न है। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत में भी अलग अलग प्रकार की विविधताएं मौजूद हैं जिसमें हम धर्म, भाषा, त्योहार, खान पान से संबंधित लोग रहते हैं। भारत के अंदर अलग अलग खान पान है, उनका अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है। तो अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। अगर हम एक उदाहरण लें तो अगर हम केरल की बात करें तो केरल या साउथ में जितने भी हमारे जो डिशेस बनते हैं, इडली सांभर, ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसमें अलग तरीके का खान पान है। पहनावे में भी अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पंजाब में सिर पर पग बांधना, लेकिन वो चीज़ें जो है वो देश के दूसरे हिस्से में बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो यही हमारी भारत की विविधता है जिसमें भारत में जो है वो हर जगह, लगभग हर जगह रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, बोली, इसके आधार पर हम पूरे भारत में विविधता को देखते हैं। अब भारत में विविधता के प्रकार की अगर हम बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार की नस्ल के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे नस्ल का मतलब है कि ऐसे लोगों का समूह जो रंग, रूप, आकार, प्रकार एवं शारीरिक बनावट से दूसरे से अलग है। अगर आप दोस्तों पहाड़ी इलाके को देखें तो पहाड़ी इलाकों में जैसे उत्तराखंड हो गया या और पहाड़ी इलाके जो भारत में मौजूद हैं, यहाँ के लोग, पहाड़ी इलाकों के लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। उनकी हाइट जो है वो अच्छी खासी लंबी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अलग दूसरी जगह की बात करें, ठीक है, तो वहाँ सामान्य लोग जो हैं जिनकी हाइट सामान्य है या सामान्य से कम है, तो अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो अलग अलग जगह रहते हैं। तो यही एक तरीके की नस्ल है कि अगर कोई पहाड़ी इलाके का व्यक्ति है तो थोड़ा हट्टा कट्टा या पहलवान टाइप का, थोड़ा लंबी हाइट वाला ऐसे होगा। दूसरे इलाकों में थोड़ा सा कमजोर या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हट्टा कट्टा या उसकी हाइट छोटी या उससे भी बड़ी। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के लोग जो हैं उसे हम नस्ल बोल रहे हैं यहाँ पे। तो भारत में विविधता के प्रकार देखते हैं तो सबसे पहला है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का अर्थ है
कि जिनमें एक शारीरिक विशेषता जो दूसरों से अलग करती है। जैसे कि अगर हम नेपाल से सटे हुए अगर हम हिस्सों की बात करें, या हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पे थोड़े अलग टाइप के जो लोग हैं वो रहते हैं। किस तरीके के अलग टाइप के? कि उनकी आंखें, उनका जो चेहरा है, चेहरे की बनावट जो है, उनके शरीर की बनावट जो है, वो नॉर्थ इंडियन से अलग मिलती है। ठीक है। इसी तरीके से जो साउथ इंडियन के लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन और ईस्ट इंडियन से अलग होते हैं। तो यही है प्रजातीय विविधता। ठीक है। सेकंड है हमारा भाषाई विविधता। भाषाई विविधता का मतलब है कि अलग अलग भाषा के आधार पर बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनके आधार पर हम विविधता देखते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, यूपी में हिंदी या उर्दू भोजपुरी, इसके अलावा बिहार में भोजपुरी, तमिल में जो है जो साउथ इंडियन राज्य हैं उनकी सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर भारत में भाषाई विविधता भी मौजूद है। अगर हम बात करें जनगणना 1971 के अनुसार क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो थी 652, और जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मौजूद हैं, जो कि उन्हें राज्य भाषा का दर्जा जो है वो मिला हुआ है। ठीक है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और भी कई सारी भाषाएं जो हैं वो शामिल हैं, पूरे भारत की अलग अलग भाषाएं। तो यानी भाषा के आधार पर विविधता जो है वो देखने को मिलती है, तो वो है भाषाई विविधता। नेक्स्ट है धार्मिक विविधता। इसके हम नाम से ही, हेडिंग से ही हमें पता चल गया होगा कि धार्मिक विविधता क्या होती है। धर्मों के आधार पर जो विविधता होती है उसे हम धार्मिक विविधता कहते हैं। और इसमें भारत में क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, तो अलग अलग धर्म जो है वो पूरे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मौजूद हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जातीय विविधता। जातीय विविधता का मतलब है कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी जातियां हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, दोनों में बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है। तो जैसे हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, तो उसी ने ही बाद में रूढ़िवादी का रूप धारण करके और वो जाति रूप के स्वरूप को ग्रहण कर लिया, और यहाँ से जातीय विविधता आई कि मैं इस कास्ट का हूँ, तुम उस कास्ट के हो, ये इस कास्ट का है। ठीक है। तो इस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग तरीके की जातीय विविधता भी हमें देखने को मिल जाती है। और ये भी नहीं है कि हाँ, जो जातीय विविधता है वो किसी खास चीज़ को लेके है, बल्कि बिना मनमाने तरीके से जो पुराने ज़माने में हमने अवधारणाएं रख ली कि हाँ, ये कोई व्यक्ति लोहे का काम करता है तो उसे लोहार कहा जाएगा, कोई लकड़ी का काम करता है तो बढ़ई कहा जाएगा। तो इस तरीके से जो जातीय व्यवस्था है, विविधता है, वो भारत में बन गई। ठीक है। और ये सिर्फ मतलब हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म में भी ये वर्ण व्यवस्था है। नेक्स्ट पे आते हैं विविधता में एकता। अगर हम बात करें कि भारत में अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब में एक एकता है, और हम सब में भारत के प्रति जो है जो एक कर्तव्यता है और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पूरे देश में है। चाहे भले ही हम धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, किसी भी तरीके से चाहे भले ही हम अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि हमें एकता नहीं है। बल्कि इतिहास में हमने कई बार इस एकता को हमने स्थापित किया है। चाहे हम 1857 के विद्रोह को देख लें, जिसमें किसान, जमींदार, राजा, महाराजा और सैनिक, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, हर वर्ण के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग जो है वो 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे।
इसके अलावा अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देखें तो उससे भी हमें पता चलता है कि वहाँ जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे भी हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोग जो थे वो मौजूद थे। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास दो उदाहरण है, इतिहास से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हम आज के टाइम पे भी देखें तो वर्तमान समय में भी थोड़ी बहुत हिंदू मुस्लिम एकता को जो आघात पहुंची है, लेकिन उसके अलावा भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है भारत में एक सलीके से, एक अच्छे तरीके से आपस में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इस विचारधारा थी, यानी विविधता का जो प्रयोग था, वो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये हम अलग अलग हमारे आसपास हमेशा ही जो एग्जाम्पल्स हैं कि एकता वाली बात जो है वो हमेशा रहती है। अगर कभी भी हमारे मोहल्ले में या कहीं पे भी किसी एरिया में अगर संकट आता है, तो वहाँ के चाहे किसी भी तबके के लोग हो, सब मिलकर जो है एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है। तो ये जो एकता है वो हमारी आज के टाइम पे भी बनी हुई है। अब हम बात करते हैं भेदभाव की। तो भारत के अंदर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, लैंगिक, यहाँ तक कि लैंगिक में भी भेदभाव जो है वो किया जाता है, लैंगिक आधार पे भी। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भेदभाव जो हो रहा है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वो है लैंगिक भेदभाव। ठीक है। क्योंकि जो पुरुष और स्त्रियों का जो रूढ़िवादी धारणा है कि पुरुष ये करते हैं, लड़कियां ये करती हैं। ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो लैंगिक भेदभाव है उसको भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला है। इसके अलावा हम रोज़मर्रा के जीवन में भी ऐसे कई कई बार ऐसे भेदभाव कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हमें लगता है कि ये सामान्य है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भेदभाव जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत और संस्थागत। व्यक्ति क्या होता है व्यक्तिगत भेदभाव? कि किसी एक निजी व्यवहार, कोई एक व्यक्ति जो है अपने निजी व्यवहार के कारण दूसरे के प्रति नकारात्मक व्यवहार दर्शाता है। यानी जैसे मैं हूँ और मुझे कोई एक बंदा जो है सामने वाला वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। या उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, उसकी कुछ कमियां हैं, तो उसके आधार पे मैं उसके साथ कोई नकारात्मक व्यवहार करता हूँ दूसरों से, दूसरों के मुकाबले। क्योंकि दूसरे मुझे सामान्य लगते हैं और ये थोड़ा सा अलग लगता है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ भेदभाव करना चाहिए। तो ये मेरा खुद का विचार है, ना कि बाकी और लोगों का। तो ये होता है अपना व्यक्तिगत भेदभाव, कि कोई व्यक्ति है वो अपने निजी व्यवहार के कारण दूसरों के साथ नकारात्मक व्यवहार करता है। दूसरा है संस्थागत भेदभाव। ये किसी संस्था द्वारा किसी विशेष वर्ग द्वारा किया गया भेदभाव होता है। जैसे औपनिवेशिक काल में महिलाओं को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है। इसके अलावा आज के टाइम पे भी अगर हम बहुत सारी कंपनियों को देखें, अगर अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम की भी बात करें, तो भारत में बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो किसी न किसी आधार पे व्यक्ति का सिलेक्शन करती थी। जैसे कि अगर आप किसी खास राज्य के अंदर हैं और उसी खास राज्य के अंदर आपका जो है कंपनी है, तो वो अपने ही राज्य वालों के लोगों को, अपने ही राज्य के लोगों को ही भर्ती करती है। ठीक है। तो संस्थागत भेदभाव ये कि किसी इंस्टीट्यूशनल संस्था द्वारा भेदभाव किया जाता है किसी एक विशेष वर्ग द्वारा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, या कोई खास जाति हो, कोई खास धर्म हो, इसके आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वाग्रह। तो दोस्तों इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा में से आए हैं। तो इसको एक बार अगर हम हल्के से समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये होते क्या है। पूर्वाग्रह की बात करें तो पूर्वाग्रह का संबंध किसी जाति, व्यक्ति के प्रति प्रमाणित तथ्यों को जाने बगैर अपनाया गया दृष्टिकोण है। ये वो व्यवहार है जो हम किसी जाति, धर्म को देखकर असाधारण व्यवहार करते हैं। कि मेरा एक पूर्वाग्रह बना हुआ है
किस खास धर्म के लोग जो हैं वो थोड़े अजीब होते हैं या थोड़े गुस्सैल टाइप होते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसी चीजें कि उस व्यक्ति को जाने बगैर, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव होता है, चाहे वो किसी भी एक खास धर्म से हो, किसी एक विशेष जाति से हो, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है हम अपने मन में इस तरीके से बैठा लेते हैं कि भाई इस पूरी जाति के लोग या इस पूरे धर्म के लोग जो हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इस प्रकार जो व्यवहार है वो पूर्वाग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है कि एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें तो पूरे महिलाओं की जाति को हम किसी एक ही धारणा से देखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो घरेलू काम करने वाली होती हैं, पुरुष जो होते हैं वो बाहर के काम करने वाले होते हैं। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसने हमारे मन में एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न कर दी है कि हम यही मान के चलते हैं कि पुराने टाइम पे जो लोग कह रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक और है, हम इसको खत्म कर लेते हैं जब तक। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में रह रहे हर व्यक्ति को समान समझकर हमें चलना चाहिए और समान ही मानना चाहिए, चाहे वह किसी भी लिंग, धर्म, जाति या क्षेत्र से संबंधित हो। इसके अलावा अगर हम सामाजिक समानता की बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के आज़ाद होने के साथ ही भारत के अंदर कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए थे जिनके आधार पर भारत में सामाजिक समानता लाने का प्रयत्न किया गया। इसमें यह बोला गया कि भारत के जो मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार डाला गया और इस समानता के अंतर्गत भारत के अंदर जितने भी विशेषाधिकार थे वो सारे खत्म कर दिए गए। इसके अलावा सबको एक समान समझा जाने लगा और कानून के समक्ष सबकी जो बराबरी है वो एक जैसी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक समानता का ये भी मतलब है कि कोई भी वर्ग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वेतन के मामले में भी अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे।